तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का आपका पहला चैप्टर, 9th क्लास का। जो बायो में पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई। अब आप पढ़ते हो जीवन की मौलिक इकाई, आपने बहुत बार आपने नाम सुना है जीवन की मौलिक इकाई, लेकिन वास्तव में है क्या, मौलिक इकाई होती क्या है, इन चीज़ों के बारे में पहले हम बात करेंगे। उसके बाद चैप्टर के मुख्य बिंदुओं पे हम चलेंगे, ठीक है। तो आपके जो चैप्टर का नाम है वो है जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी में बोल लो तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हम सेल या बात कर रहे हैं कोशिका की, ठीक है। देखिए बेटा, आप सारे लोग जानते हो जीवन है इस पृथ्वी पर, जितना भी जीवन है। अब किसी भी कोई भी जीव है वो जीवित है या नहीं है, इस बात का आप कैसे निश्चित करते हो कि वो हिलडुल रहा है कि नहीं, ठीक है। उसमें कोई गति हो रही है कि नहीं, ठीक है, कोई हलचल हो रही है कि नहीं हो रही। आप प्राथमिक रूप से इन्हीं बातों पर ही तो तय करते हो कि हाँ वो जीवित है या नहीं है। तो हमारे शरीर की या फिर किसी भी जीवित जो भी जीव हैं, चाहे पौधे हैं वो भी जीवों की श्रेणी में आते हैं, तो उनके शरीर की या हम कोशिका के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं, गतिविधियां मिलती हैं, उसमें कहीं ना कहीं गति मिलती है, ठीक है। तो हमारे शरीर, अगर आप देखो हमारे शरीर के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इसी से जुड़े हुए हैं, तो इससे आपको बातें जो है ना वो ज़्यादा समझ में आएंगी। तो अगर आप कल्पना करो कि हमारे शरीर की हम छोटी से छोटी किस संरचना की बात करें जिसमें कि गति होती हो, जीवन के लक्षण दिखाई देते हो, तो वो संरचना क्या आएगी? कोशिका, सेल। इसीलिए इस पाठ का क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई। यानी हम हमारे शरीर की या पौधों के शरीर की या किसी भी जीव के शरीर की उस छोटी से छोटी संरचना की बात कर रहे हैं जीवन में, जिसमें जीवन के सभी लक्षण मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं कि कोशिका के अंदर क्या होता है, इन सब बातों का हम चर्चा करेंगे। कोशिका कितने प्रकार की होती है हम ये भी देखेंगे, ठीक है। और अगर समय मिला तो आपको मैं कोशिका दिखाऊंगा भी, और उसमें जीवन के दर्शन भी आपको कराऊंगा कि कोशिका के अंदर ये लगभग लोग आप जानते हो कि उसमें केंद्रक होता है, कुछ और चीजें भी होती हैं, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो आप जब उसे यहाँ पर प्रयोगात्मक रूप से देखोगे लैब के अंदर, बायोलॉजी लैब के अंदर, जब आप प्रैक्टिकल के दौरान उसे देखोगे और उसके अगर अंदर आपको अगर हलचल दिख जाए, कुछ चलता हुआ दिख जाए, जीव द्रव्य घूमता हुआ दिख जाए, तब तो आप मान जाओगे कि कोशिका जीवित है, ठीक है। तो ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल का अपना जब पीरियड आएगा, तो उस पीरियड में या फिर पहले जब भी थोड़ा समय मिला आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो यानी हम जीवन की मौलिक इकाई की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर कोशिका को अगर आप देखते हैं तो देखने के लिए आपको किस यंत्र की जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे बेटा। सूक्ष्मदर्शी वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट मैं आपके लिए कर देता हूं कि सूक्ष्मदर्शी में आपको याद होगा कुछ इस तरीके की संरचना थी। मैंने आपको थोड़ा सा चित्र बनाने का भी कहा था, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो आप यहाँ से चित्र बनाना भी सीख जाएंगे, और प्लस में सूक्ष्मदर्शी की संरचना के बारे में तो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे ही, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत सरल सा तरीका है इसका चित्र बनाने का। आप कुछ इस तरीके से चित्र बनाएंगे। अभी हम इसके सभी भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
यही है सूक्ष्मदर्शी। यहां पर जो लेंस होता है उसका नाम है, उसका नाम है आईपीस। ठीक है, आईपीस या नेत्रिक लेंस। ठीक है, आईपीस या नेत्रिक लेंस जो कि हमारे नेत्रों के पास होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये एक सामान्य ट्यूब है या नली भी इसे कह सकते हो। ठीक है, इसका नाम है नोज पीस। ठीक है, नोज पीस पे जो लगी हुई हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। अभी दृश्यक लेंस लिखा होगा आपकी किताब में। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टेज, जहां पर हम स्लाइड रखते हैं। स्लाइड क्या होती है अभी उसकी जानकारी भी देंगे आपको। यहां पर इसकी कंट्रोलिंग के लिए दो नोब दिए हुए होते हैं, ये स्थूल समायोजक या कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, और ये सूक्ष्म समायोजक या फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, ये है भुजा जिसको बोलते हैं आर्म, और ये नीचे लगा हुआ है मिरर, और ये है बेस जिसके ऊपर पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी इसके ऊपर स्थित है। इतनी चीजें आपने देख ली, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको बताते हैं स्लाइड क्या होती है, स्लाइड और कवर स्लिप। स्लाइड एक शीशे की इस प्रकार की पट्टिका होती है जिस पर हम जिस संरचना का अध्ययन करना हो उसको उसके ऊपर रखते हैं। स्लाइड यहां पे है, मैं आपको दिखा देता हूं, और जब आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी तो आप अध्ययन भी कर पाएंगे उसका। ये मैंने शायद आपको एक दिन पहले भी बताए थे। ये इस तरीके की जो शीशे की पट्टिका है ये क्या है, स्लाइड। ठीक है, ये स्लाइड है। ये जो है ये वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जब आजकल तो इतना नहीं है घड़ियों की रिपेयरिंग का काम, पहले जब रिपेयरिंग का काम होता था तो वो इस तरीके के ग्लास रखते थे जिसके ऊपर वो घड़ियों के नट वो तो पुर्जे जो उसके खोल करके इसमें रखते थे दोबारा जोड़ने के लिए, तो इसीलिए इसको वॉच ग्लास बोल दिया गया। ठीक है, या आप यूँ भी मान सकते हैं कि जो घड़ी के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ होता था वो भी लगभग इसी शेप का होता था। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ आप देख रहे हैं, बहुत पतली सी शीशे की बनी हुई चीज़ है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कवर स्लिप। मैंने आपको बताया था पहले, कवर स्लिप। ठीक है, तो जब भी आप अध्ययन करते हैं आपकी पुस्तक के अंदर जो एक्सरसाइज दी हुई है वो दी हुई है प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनानी। ठीक है, तो प्याज की झिल्ली की स्लाइड भी हम यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन प्याज की झिल्ली की स्लाइड के अंदर आपको जीवित कोशिका तो दिखेगी लेकिन उसमें हलचल इतनी बढ़िया नहीं दिखती है। तो उसके लिए मैं एक अलग मटेरियल इस्तेमाल करूंगा जिसमें आपको उस कोशिका में हलचल भी दिखेगी और आप ये मान पाएंगे कि कोशिका जीवित है। ठीक है, तो अगर हम प्याज की स्लाइड बनाएंगे तो उसके लिए इस स्लाइड पे हम प्याज से, जब प्याज काटते हैं तो अंदर झिल्लियाँ निकलती है ना, बहुत पतली सी झिल्ली निकलती है, ऐसे लगता है जैसे पॉलीथीन का कोई टुकड़ा हो। वो झिल्ली हम यहाँ पर चिपका देंगे, इसके ऊपर पानी की एक ड्रॉप डालेंगे और पानी की ड्रॉप डालने के बाद इसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे, और कवर स्लिप लगा करके आप इस स्लाइड को कहाँ पर रखेंगे, इस माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखेंगे, और इसके मिरर को एडजस्ट करके और इसमें 10x जो पावर होता है 10x के बेसिस के ऊपर आप इसको देखेंगे। जब ऐसा देखेंगे तो आपको अंदर कैसी संरचनाएं दिखेंगी बेटा, आपको इस तरीके से अंदर आपको लगेगी कुछ संरचनाएं हैं, ये उनके केंद्रक आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि अंदर छोटी मोटी कोई अन्य बड़ी संरचनाएं भी आपको दिखाई दे जाए।
तो ऐसी स्लाइड जब दिखेगी तो ये किसकी स्लाइड होती है? प्याज की झिल्ली की स्लाइड। ठीक है, इस तरीके से आप स्लाइड बना करके देखेंगे। लेकिन आपकी पुस्तक के अंदर जो कोशिका का चित्र बना हुआ है, अगर आप अपेक्षा करेंगे, हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है, कि इन माइक्रोस्कोप से जो पुस्तक के अंदर जैसी कोशिका का चित्र बनाया हुआ है वैसी संरचना हम देख लें, तो वो संभव नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा हुआ चित्र है, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी काफ़ी महंगा आता है और हमारे यहाँ उपलब्ध भी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख करके उसकी फोटो खींच करके और उसका चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, और मैंने भी उसी प्रकार का चित्र आपको बनवाने का प्रयास में करूँ आगे। तो अभी अगर हम बात करें कोशिका की तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? आपकी किताब के अनुसार अगर हम चित्र को डिस्कस करेंगे तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं बेटा। कितने प्रकार होते हैं कोशिका के? एक प्रकार है प्रोकैरियोटी, दूसरा प्रकार है ये चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। जब भी आप संरचनाएं देखेंगे तो आपको ये चीजें अपने आप याद होने लगेंगी। प्रोकैरियोटी किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका पौधों में और जंतुओं में पाई जाती है। तो ये कोशिका फिर 2 प्रकार की हो जाएगी। पहली तो है पादप कोशिका। पादप यानी पौधों में पाए जाने वाली कोशिका। कौन सी कोशिका? पौधों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका। और दूसरी क्या होगी? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका कह दीजिए या प्राणी कोशिका कह दीजिए, एक ही बात है, जंतु कोशिका या प्राणी कोशिका। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कोशिकाएं होंगी 3 प्रकार की। एक तो सीधी बैक्टीरिया की कोशिका, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो आपको चित्र याद रखने होंगे 3। मोटे तौर पे तो हालांकि इनके क्लासिफिकेशन 2 ही हैं, एक तो प्रोकैरियोटी और दूसरी यूकैरियोटी। प्रोकैरियोटी में केवल बैक्टीरिया या जीवाणु की कोशिका आती है, और यूकैरियोटी में फिर 2 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अभी अगर हम बात करें, हम प्याज की झिल्ली की बात कर रहे थे, वो कैसी कोशिका होगी बेटा? इस चित्र के हिसाब से सोच करके बताओ। पादप कोशिका, वेरी गुड। ठीक है, पौधों के अंदर पाए जाने वाले, क्योंकि प्याज का पौधा होता है, उसी से हमें वो झिल्ली मिली और उसी का हमने अध्ययन किया, तो वो कैसी कोशिका होगी? पादप कोशिका। किसी भी पादप कोशिका की, प्याज की कोशिका को देख लो, किसी अन्य की कोशिका को देख लो, देखिए संरचना में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। आप देखते हो ना, चित्र बने होते हैं, हो सकता है किसी पुस्तक में कोशिका को इस तरीके से षटभुजाकार बनाया हो सकता है कि किसी पुस्तक के अंदर उसे पंचभुजाकार बनाया हो सकता है किसी पुस्तक के अंदर सीधा ही ऐसे बना दिया गया हो। तो इनसे नहीं है, इनके अंदर पाए जाने वाली संरचनाएं कैसी पाई जाती हैं, बेसिकली वो एक जैसी होती है। जैसे प्याज की कोशिका में आपको ऐसी कोशिकाएं दिखाई दे सकती है, बिल्कुल सीधी 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 सीधी, ये दिख गई। ठीक है, ये दिख गई। हो सकता है इसके नीचे जो आपको कोशिका दिखे तो उसमें इस तरीके से भुजा दिख जाए, हो सकता है आगे फिर ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए। तो ये आकार में थोड़ा बहुत बदलाव जो है संभव है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना प्याज की झिल्ली को, तब इन संरचनाओं के चित्र बना करके देखना, आप अलग अलग आपको प्रकार दिख सकते हैं। तो हो सकता है किताबों में या कोई आपकी एनसीईआरटी की किताब में देखिए एक जैसा ही चित्र दिखेगा सबकी किताब में, लेकिन अगर आप कहीं अन्य अध्ययन करो या इंटरनेट पे भी कोशिका की संरचना को सर्च करो तो हो सकता है आपको अलग आकार दिखे, लेकिन उसके अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं लगभग एक जैसी होती है। पादप कोशिका की या जंतु कोशिका की या बैक्टीरिया कोशिका की विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो सरल जो कोशिका होगी वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। वैसे तो सबसे सरल जो कोशिका है वो है
ये वाली, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है बेटा, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, ये सबसे सरलतम प्रकार की कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है, किसकी कोशिका है ये? बैक्टीरिया, जीवाणु की। ठीक है, तो जीवाणु की कोशिका को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सरलतम सा है। देखिए, अगर हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसकी कोई ना कोई आउटर बाउंड्री तो होगी ना। कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में एक मुख्य बाउंड्री जो होती है वो अभी आप समझिए। अच्छा, ये चित्र, क्या आप ऐसा चित्र बना सकते हैं? तो कल सारे ऐसा चित्र बना करके लेकर के आना। ठीक है, यहाँ जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको यहाँ चित्र बनाने का मौका दे दूंगा, तो कल ऐसा चित्र बना करके लेके आना। यह चित्र मैंने कहीं से, कोई इंटरनेट से नहीं उठाया है, ये चित्र मैंने खुद ने बनाया हुआ है, स्वयं ने बनाया है। आप चाहेंगे तो आपको मैं बनाया हुआ वो आपको दिखा भी दूंगा मेरे पास। ठीक है, मैं अभी रजिस्टर में देख रहा था, हो सकता है मैं घर ले गया हूँ, तो ये बैठ करके लगभग 15 या 20 मिनट इसमें मुझे लगे, तो मैंने ये चित्र बनाने का प्रयास किया। ऐसे ही आप चित्र बनाइएगा बेटा। इसमें क्या है, सबसे जो खास चीज़ है, जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनके अंदर सबसे जो जरूरी चीज़ आपको जो दिखाई देगी, सबसे पहले जो दिखाई देगा, इसको क्या कहते हैं? ये क्या लिखा है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप हिंदी में कहते हो कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली से जरूर घिरी हुई होगी, चाहे वो जंतु कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो, दोनों में, या प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, तीनों में ही कोशिका झिल्ली जरूर पाई जाएगी। इसके ऊपर कुछ परतें और पाई जाती है जिसकी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए बेटा, ये जो रेड कलर से मैंने बनाई है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली की अगर आप बात करें कि कोशिका झिल्ली अंदर से कैसी होती है, तो ये हमारे पास जो माइक्रोस्कोप उपलब्ध हैं उनमें तो ये संभव है नहीं कि हम इसका अध्ययन करें। ठीक है, तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अलावा जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हैं, उनसे जो है वो अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वो किसके बने होते हैं? लिपिड की बनी हुई ऐसी लेयर होती है। इस तरीके से बीच बीच में प्रोटीन धसे होते हैं और पूरी ये परत होती है, जिस तरीके से कपड़ा बना होता है ना, ऐसे। ठीक है, तो इसकी संरचना को देखेंगे उसी प्रकार से। अगर हमने कोशिका झिल्ली की संरचना को देखा तो हमें महसूस हुआ कि ये किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली लिपिड की 2 परतों की बनी होती है, जिसमें बीच बीच में प्रोटीन पाए जाते हैं। यह बार बार आपके आगे आएगा। अच्छा, जितनी भी संरचनाएं बनी हुई है, अब जैसे आपका मकान है, तो मकान के अंदर तो गेस्ट के बैठने के लिए भी कमरा है, आपके सोने के लिए भी कमरा है, खाना बनाने के लिए किचन है, टॉयलेट्स हैं, सब है, लेकिन बने हुए किससे हैं? ईंटों से बने हुए हैं ना। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें कि जो कोशिका की जो अन्य संरचनाएं जितनी भी हैं, वो सब की सब किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली से ही बनी होती है। वो झिल्ली बाहर की तरफ बाहरी आवरण बना देती है, अंदर की तरफ अन्य अंगकों को बनाती है, तो उनके आवरण भी वो बना देती है। एक ये कोशिका बिल्कुल सरल सी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंगक नहीं होते हैं। तो यहां देखिए, सबसे जो जरूरी चीज है, ये क्या लिखा है? न्यूक्लियोइड, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रकाभ। केंद्रक नहीं है, ये केंद्रकाभ है। अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका देखेंगे तो उसमें आपको केंद्रक दिखाई देगा, ये केंद्रकाभ है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये डीएनए का एक पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल है इस तरीके से। ये इसका काम क्या है? कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करना। ठीक है, इसके बाद ये जो सारा का सारा है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसके अंदर देखिए गैस वैक्यूल पाई जाती है, जिसमें थोड़ी बहुत गैस भरी होती है। लिपिड बॉडी पाई जाती है, जो कि लिपिड की बनी हुई। इसके अंदर एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इसके लिए स्टोरेज है भोजन का। ठीक है, एक कार्बोक्सिसोम है, जो कि कुछ एंजाइम होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हैं। कुछ हो सकता है झिल्लियों से घिरी हुई संरचना हो हरे रंग की, जिसके अंदर क्या पाए जाएं? हरित लवक। ठीक है, पर्णहरित पाए जाए, लवक तो इसमें नहीं पाए जाते,
पर्णहरितीय प्रारंभिक अवस्था है। आप उच्च कक्षाओं में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो कई बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण का काम भी करते हैं, तो उनमें ऐसी स्थिति पाई जाती है। इसके बाद कुछ वॉल्यूटिन पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, या इस तरीके की, देखो ये जो झिल्ली बाहर बनी हुई थी, ये झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ गई और मुड़ करके इसने एक संरचना बना दी जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम। इसके अंदर श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये कोशिका जब श्वसन करेगी, श्वसन का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप ऐसे ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये ब्रीदिंग है, आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन श्वसन क्या होता है कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोजन को तोड़ करके ऊर्जा निकालने का जो प्रोसेस है वो श्वसन कहलाता है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, इसमें नए प्रोटीन बनाना, इनके लिए एंजाइम बनाना, इस सब में काम करते हैं। एक ये प्लाज्मिड होता है, ये भी डीएनए का होता है, तो इसकी कुछ क्रियाओं पर ये भी नियंत्रण करता है। अब अंदर की संरचनाएं तो इतनी थी, बाहर देखें तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये क्या दिखाई दे रहा है, सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। पहले क्या था, कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो इसमें प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति के ऊपर जो पाया जाता है, ये जो दूसरी मैंने जो ये बना रखा है एक मोटी सी परत, ये स्लाइम है। स्लाइम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल म्यूकस लसलसा पदार्थ होता है, जिसको हमने क्या बोला है, स्लाइम लेयर या कैप्सूल बोला है। चिपचिपा पदार्थ इसके ऊपर लगा होता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको पूरी चीज समझ में आई। आप ये चित्र बना लेंगे। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो आप मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन है? अब आप ये चित्र इसका जरूर बना लें। इसके बाद कल मैं इसके बारे में पूछूंगा आपसे, ठीक है? समझ गए अब?